हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इंडिया में किसको माना जाता है? आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक है, क्योंकि अगर किसी सिटीजन को, किसी पर्सन को पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो कहाँ जाता है? वो बैंक पे जाता है, उस वहाँ से लोन लेता है। लेकिन अगर बैंक को ज़रूरत पड़ेगी पैसों की और उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो वो कहाँ जाएगा? वो अपने बैंक के पास जाता है। और बैंक का बैंक कौन होता है? वो सेंट्रल बैंक होता है, वो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो कि बाकी बैंक्स को लोन देता है या रूल्स उनके लिए तैयार करता है या उनको ऑर्डर करता है कि ऐसे करो वैसे करो। और आरबीआई इसके साथ साथ अगर हमारे इकोनॉमी में महंगाई होती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी स्टेप्स कौन लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई लेता है। अगर हमारी कंट्री में क्या है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, जॉब्स कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ श्रिंक हो गई है, ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई भी नहीं है या महंगाई भी है और ग्रोथ भी कम हो गई है, तो उसके लिए भी स्टेप्स कौन लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बेसिकली होता है जब एक बैंक को जरूरत पड़ती है पैसों की, राइट, जब उसको जरूरत पड़ती है पैसों की और फिर वो जाता है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और वो उसको क्या करता है? इस रेपो रेट के टाइम पैसे लेने के लिए एक बैंक के पास कोलेटरल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बैंक रेट और रेपो रेट में यही फ़र्क है कि बैंक रेट में कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है। रेपो रेट के टाइम जो है आरबीआई के पास, इस बैंक के पास आरबीआई के सामने कोलेटरल होना चाहिए। तो रेपो रेट होती है वो रेट जिस रेट के बेसिस पे आरबीआई लोन प्रोवाइड करेगा एक बैंक को, और बैंक क्या करता है? सेल करता है सिक्योरिटी। जो एक बैंक आरबीआई को सिक्योरिटी देगा और बोलेगा कि मैं फ्यूचर में ये सिक्योरिटी वापस खरीदूंगा इसी रेट पे, किसी रेट पे वो फिक्स करके रखेगा और बोलेगा कि मुझे लोन दे दो। तो वो आरबीआई क्या करता है? वो आरबीआई बाय करता है उस सिक्योरिटी को, आरबीआई सिक्योरिटी को बाय करता है। जब वो खरीदता है उस सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी लेता है और उसके बदले में क्या देता है? बैंक को पैसे देता है, और वो बैंक क्या करता है? पैसे लेके उसको अपने कस्टमर्स या जो भी करना होगा वो करता है। तो रेपो रेट वही रेट होती है, इट इज द रेट एट विच आरबीआई ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ये वो रेट होती है जिस रेट के बेसिस पे आरबीआई पैसे देता है बैंक्स को, राइट, जिनको जरूरत होती है, विद कोलेटरल। ठीक है, इसमें कोलेटरल की भी जरूरत पड़ती है, राइट। बात समझ में आ गई? ओके। उसके बाद हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? राइट। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, राइट, तो महंगाई अगर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? आरबीआई ये रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जब ये इंक्रीज़ करेगा तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखेगा। तो जब ये सिक्योरिटी बाय करेगा और बैंक्स को पैसे मिलेंगे हाई रेपो रेट पे, तो आगे जाके अपने कस्टमर्स को बैंक देगा हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन। तो जब लोन का इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो ज़्यादा लोग पैसे लेने नहीं आएंगे, उससे भी इन्फ्लेशन कम हो जाती है, राइट। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? इट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। इट इज यूजुअली डन टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यही सिक्योरिटीज़ है। ये क्या करता है काम? अगर आरबीआई को लगेगा कि इन्फ्लेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, वो क्या करता है? वो इन्हीं सिक्योरिटीज़ को, देखो इसका मकसद होता है ना कि मनी को सक करना इकोनॉमी से पैसा कम करना, ठीक है। ये क्या करता है? ये इन्हीं सिक्योरिटीज़ को बेचता है, वापस उनको देता है, किनको? बैंक्स को देता है। और जब ये सिक्योरिटी वापस बैंक को देगा, ये क्या करेगा? ये उनसे पैसे लेगा, लोन लेगा। कौन? आरबीआई बैंक से जब लोन लेता है, उनको सिक्योरिटी देता है, तो बैंक्स के पास पैसा ज्यादा हो गया, कम हो गया है ना।
अब जब लोग आएंगे बैंक्स के पास पैसे लेने के लिए, बैंक्स के पास पैसा कम है क्योंकि आरबीआई ने वो लिया है एज अ लोन, तो आरबीआई बैंक क्या करेगा, तो लोगों को बोलेगा कि हमारे पास पैसा कम है, हम उसी को देंगे जिसको हम हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। ठीक है, उससे भी क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है, राइट। और जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है, आई बात समझ, तो लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, राइट। सप्लाई ज़्यादा होती है, सप्लाई तो उतनी ही होती है, तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस क्या होता है, जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, राइट। तो रेपो रेट में क्या होता है, वो रेट होती है जिससे कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पे बेसिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे लेगा, लोन लेगा, राइट। क्योंकि ये सब क्यों करते हैं ये लोग, ये कमर्शियल, ये सेंट्रल बैंक इसलिए करता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करे मार्केट में। इसके बाद आती है बात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक टर्म है। एसएलआर होता है द बैंक्स ऑफ इंडिया हैव टू मेंटेन अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज बिफोर लैंडिंग लोन्स टू कस्टमर्स। एक बैंक जो होता है, बैंक क्या काम करता है, ये तो लोगों के पैसे जो डिपॉजिट लेता है, सेव करके रखता है, ये लोन देता है लोगों को, ये इन्वेस्ट करता है दूसरी जगह। कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बैंक को क्या करना होता है, आरबीआई के रूल्स के अंडर इसको एसएलआर मेंटेन करना होता है। एसएलआर क्या होता है, इसको आरबीआई बोलता है कि आपको एक मिनिमम परसेंटेज, जितना आपके पास टोटल वेल्थ है एक बैंक के पास, जितना आपके पास है उसका एक कोई मिनिमम एक परसेंटेज सेट करता है आरबीआई कि इतना परसेंट आपको क्या करना है, अपने पास रिजर्व रखना है। ठीक है, अपने पास रखना है, खुद के पास रखना है, राइट। और वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसे रखेगा, कैश भी रख सकता है, गोल्ड भी रख सकता है, सिक्योरिटी भी रख सकता है। तो एसएलआर होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज, जो एक बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है उससे पहले, कस्टमर्स को लोन वो देने से पहले। ये इसलिए होता है, सेफ्टी होती है कमर्शियल बैंक्स के लिए कि अगर उनको कोई घाटा हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा हुए, कहीं बैंक डिसॉल्व ना हो जाए, उसको बचाने के लिए, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद अगर हम सीआरआर की बात करेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर क्या होता है, इन इंडिया ऑल द बैंक्स हैव टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में क्या है, इंडिया में क्या ये रूल है कि जितने भी बैंक्स हैं यहाँ पे, उनको रिजर्व आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जितना उनका टोटल बैंक्स का, जितना एक बैंक का जितना टोटल ये होगा ना, उसके पास कितने डिपॉजिट्स होंगे, कितनी सेविंग्स होंगी, उसका एक परसेंटेज होता है। वो परसेंटेज कितना अमाउंट बनेगा वो उसको रखना होता है आरबीआई के पास। तो ये होता है कि बैंक्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स कहाँ पे रखने होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये उनके पास रखना होता है। ये भी होता है एज अ सेफ्टी मेजर, राइट। क्योंकि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम जब हेल्दी रहेगा तभी हमारी इकोनॉमी जो होती है ना, शॉक प्रूफ रहती है। आप लोगों को पता होगा कि यूएस में भी अगर आप देखोगे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, लेकिन इंडिया उस टाइम भी बचा था क्योंकि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा इंडियन इकोनॉमी अच्छा, उसका एक अच्छा जो है एक हिस्ट्री रही है इंडियन इकोनॉमी की। तो सीआरआर होता है कि आपको जब एक बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड कहाँ पे रखना होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है। अब मुझे बताइए, फिर से मैं बोलूँगी, अब अगर फिर से महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास अगर परचेसिंग पावर ज़्यादा हो गया, अगर लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल पैसे ज़्यादा है, उन पैसे को कम कैसे करें, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, सप्लाई उतनी ही है, अब मिलेगा किसको, डिमांड ज़्यादा होगी ना, जो ज़्यादा पैसे देगा तो उससे इन्फ्लेशन हो जाती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, वो सीआरआर को इंक्रीज करता है। अगर अभी 4% है, बोलेगा कि 5% ऑफ योर दिस अमाउंट मेरे पास रखना है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा और बैंक को खुद के पास कम पैसा रहेगा, ठीक है। तो उससे भी क्या हो जाती है, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है। तो चाहे उसको आरबीआई को अगर चाहेगा कि मनी सप्लाई कम करना या मनी सप्लाई ज़्यादा करना, उसके बेसिस पे वो सीआरआर, एसएलआर या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद अगर हम रिटेल बैंकिंग की बात करेंगे, रिटेल बैंकिंग क्या होती है,
It is a service offered by many banks across the country. This allows every consumer to manage their accounts, enjoy access to their credits, secure their money conveniently. बेसिकली रिटेल बैंकिंग होती है जब एक बैंक सारी सर्विसेज, चाहे वो डिपॉजिट की हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स की हो, डेबिट कार्ड्स की हो, या कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा एक इंडिविजुअल को, कंज्यूमर को, 1-to-1 बेसिस पे। जब एक कंज्यूमर को अवेलेबल करेगा कोई भी बैंक सारी बैंकिंग सर्विसेज, तो उसको हम रिटेल बैंकिंग बोलते हैं, राइट। रिटेल बैंकिंग हम बोलते हैं जब एक कंज्यूमर मैनेज कर पाएगा, जब एक बैंक अलो करेगा एक कंज्यूमर को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, राइट, एक कन्वीनियंट तरीके से अपना बैंकिंग प्रोसेस चलाने के लिए जब एक बैंक अलो करेगा एक कंज्यूमर को, तो उसको हम रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। उसके बाद अगर हम एनपीए की बात करेंगे, आप यूजुअली सुनते होंगे कि बैंक्स के एनपीए इंक्रीज हो गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनको बोलते हैं, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नाम से ही पता चलता है एसेट क्या होता है। हमारे पास अगर कोई चीज़ होती है जो हमें फ्यूचर में कमा के देगी, तो वो एसेट होता है हमारे पास, जिसका वैल्यू होता है ना, वो एसेट होता है। अब परफॉर्मिंग एसेट होगा कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, जो परफॉर्म कर रहा हो, है ना। एसेट तो एक अच्छी चीज़ होती है ना, हमारी वेल्थ ही होती है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट नाम से ही पता चलता है एक ऐसा एसेट तो है हमारे पास लेकिन वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। एसेट तो है हमारे पास लेकिन वो कुछ कमा नहीं रहा है, राइट। तो नॉन एनपीए अगर हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, बेसिकली ये होता है कोई लोन अगर बैंक ने दिया है या कोई एडवांस दिया है। अब अगर लोन दिया है, एडवांस दिया है, अब उसको क्या है, लोन को भी पता है किस्ते में वापस मिलते हैं पैसे, है ना, एक इंस्टॉलमेंट में वापस मिलता है। लेकिन अगर उसका प्रिंसिपल या उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलेगा वापस फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन तक, अगर उसको 20th इस मंथ के 20th को मिलना है पहला इंस्टॉलमेंट, अब 90 डेज तक, 3 महीने तक कुछ नहीं मिला, तो हम बोलेंगे कि ये एनपीए कैटेगरी में चला गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में चला गया। देखो, अगर आप किसी को अगर आपने उधार लिया है, अगर आपको किसी को देना है फ्यूचर में, तो उसको एक लायबिलिटी है आप में। क्या है? लायबिलिटी है। जब आपको उधार होती है कोई चीज़, तो लायबिलिटी होती है। लोन होता है, वो भी लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपकी कोई अपनी चीज़ होती है जो आपको कमाती है, जिससे आपको रेवेन्यू मिलता है, वो आपका एसेट होता है, राइट। अब वही एसेट आपको परफॉर्म ही नहीं करेगा, उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। क्योंकि जब बैंक लोन देता है तो वो पैसे क्या है, वो बैंक के क्या है, वो उसका एसेट है, राइट। क्योंकि लोन पे वो इंटरेस्ट कमाएगा। लेकिन वही लोन जो एक कस्टमर लेता है, उसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसको फ्यूचर में वो वापस चुकाना है ना। तो बैंक के लिए अगर एसेट है लोन, लेकिन अगर अब उसको वापस मिल ही नहीं रहा है, तो वो एसेट तो है उसका, अभी भी उस बुक्स पे है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। मनी इन्फ्लेशन किसको हम बोलेंगे? इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द मार्केट, रिड्यूसिंग द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स। मनी इन्फ्लेशन हम बोलेंगे उस इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन होता है महंगाई। जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी इकोनॉमी में, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, देखो लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन उनका परचेजिंग पावर कम हो गया। कैसे? देखो, अब अगर लोगों के पास कम पैसा होता है तो ज़्यादा डिमांड ही नहीं होगी ना, तो जिसके पास पैसे होंगे वो ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा, वो कोई भी चीज़ ले सकता है। लेकिन जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, सब लोगों के पास पैसा है ना, पैसा ही पैसा है, तो उनको ज़्यादा पैसे में कम चीज़ें मिलेंगी। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, अब अगर 10 लोग हैं, 10 के 10 अफोर्ड कर पाएंगे कोई चीज़, लेकिन वो चीज़ 5 ही है, तो वो किसको मिलेगी? जिसको ज़्यादा पैसे, जो ज़्यादा पैसे देगा। तो दैट मीन्स उसको उसी चीज़ को देने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इससे पहले अगर उसी चीज़ को देने के लिए 5 रुपये में मिलता था, अब वही चीज़ 10 रुपये में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको लेने वाले बहुत है लेकिन चीज़ें कम है। तो इससे क्या होता है, जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, परचेजिंग पावर लोगों का जब कम हो जाता है उसके साथ साथ, तो जब ये वाली कंडीशन होगी, मैं फिर से आपको बताऊंगी, अगर आपको एक पेंसिल 1 रुपये में मिलता है तो आप जाते हैं तो 1 रुपये में पेंसिल ले आते हैं, और बहुत सारे लोग एफर्ड ही नहीं कर पाते। अब अगर लोगों के पास पैसा आ गया तो सब लोग जाएंगे ना पेंसिल खरीदने के लिए, तो पेंसिल्स ही खत्म हो जाएंगे। तो अब जब आप जाओगे तो आप 3 लोग जाएंगे, दुकानदार के पास 2 ही पेंसिल्स हैं, वो किसको देगा? अब वो उसी को देगा। फिर क्या होता है, प्राइस राइज होता है।
उसी को मिलता है जो 2 रुपये में वो खरीदेगा, राइट। तो दैट मीन्स वही बंदा इसे पहले 1 रुपये में खरीद सकता था, अब वही चीज़ उसको 2 रुपये में मिलती है। तो मनी सप्लाई तो उसकी इंक्रीज हो गई, लेकिन परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया, राइट। तो ये होता है मनी इन्फ्लेशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मनी इन्फ्लेशन। किस कंडीशन को? जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी लेकिन कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, उसको हम मनी इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन हुई है ये मनी के ज़्यादा अवेलेबल होने से हुई है। ये जो इन्फ्लेशन हुई है ये पैसा ज़्यादा होने की वजह से हुई है, ये महंगाई। तो इसलिए इनको मनी इन्फ्लेशन बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या किसको हम बोलते हैं? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज ऑल फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स ऑफ अ लोन बिटवीन 2 एंटिटीज। आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। इंटरेस्ट रेट स्वैप जो होता है ना, स्वैप होता है एक्सचेंज करना। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना। किसको एक्सचेंज करना? इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज करना। इसको इंटरेस्ट रेट स्वैप के टाइम क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होगा? तो इसके लिए 2 एंटाइटीज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एंटाइटी ए है, एंटाइटी बी है। इंटरेस्ट रेट स्वैप के टाइम 2 एंटाइटीज ज़रूरी होती है, उनके बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये इसको क्या करती है? इसको $1000 पे करती है, ए बी को $1000 देती है और बोलती है कि आपका जो है 10% रेट इंटरेस्ट रेट पे देगी, ठीक है। बी इसको वापस क्या करेगा? बोलेगा कि मैं आपको 8% ऑफ किसी रेट पे वापस करूंगा। मतलब वो रेट होती है वेरिएबल। यहाँ से ए बी को फिक्स्ड रेट पे देगा, लेकिन बी ए को वेरिएबल रेट पे देगा, लेकिन वो इक्वल कंडीशन, इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे। उसको हम इंटरेस्ट रेट स्वैप बोलते हैं। स्वैप जब भी आएगा ना तो उसका मतलब होता है एक्सचेंज करना, ठीक है। तो इसमें 2 एंटिटीज का होना और कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फ्यूचर में ये क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट्स पे स्वैप किया जाता है और एक दूसरे को लोन प्रोवाइड भी किया जाता है, एक दूसरे के साथ जो है इन्वेस्टमेंट्स भी की जाती हैं। स्किमिंग क्या होती है? इट्स एन एक्ट टू स्टील द कस्टमर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। स्किमिंग होता है कि जब आप कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। और ये चोरी कैसी की जाती है? इट इज़ डन बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑफ द कार्ड। दिस इज इलीगल एंड कम्स अंडर साइबर क्राइम। कार्ड पे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है ना, उसके थ्रू पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर को चोरी किया जाता है और ये इलीगल है और ये साइबर क्राइम में आ जाता है। उसके बाद एक टर्म है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होती है? इट्स अ सिचुएशन in which a person or company is unable to pay its debts on time. For example, किसी ने लोन लिया है, राइट? उसको 15 तारीख को लोन का किस्त पे करना है, लेकिन उसको ऐसी सिचुएशन आ गई है, उसको पैसे सारे खर्च हो गए, उसको कुछ नुकसान हो गया, तो उसके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि दैट ही इज़ अनेबल, वो पे ही नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसे है ही नहीं, कोई जरिया ही नहीं है पे करने का। तो हम बोलेंगे ही इज़ इंसॉल्वेंट। ही इज़ इंसॉल्वेंट, क्योंकि इंसॉल्वेंसी होती है वो सिचुएशन जब एक कंपनी या एक इंसान अपने जो है अपना कर्जा पे नहीं कर पाएगा टाइम पे, अपने टाइम पे कर्जा पे नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे ही इज़ इंसॉल्वेंट, दिस कंपनी इज इंसॉल्वेंट। तो उसी को हम बोलते हैं, उस सिचुएशन को इंसॉल्वेंसी, जब कोई कंपनी या कोई इंसान अपना कर्जा टाइम पे नहीं कर पाएगा, उसके पास वो सर्कमस्टेंसेस नहीं, उसकी वो सिचुएशन ही नहीं है कि वो अपने जो कर्जा है वो पे करेगा। तो दैट्स कॉल्ड द इंसॉल्वेंसी। तो these were the some basic terms of Indian economy which are very much needed in solving the questions। आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए। और भी कुछ जो है टर्म्स है जो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर को समझने के लिए, न्यूज़पेपर को समझने के लिए और न्यूज़ अंडरस्टैंड करने के लिए, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस को जो है समझने के लिए। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक इट the video and share it with your friends. Take very good care of yourself.